नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, आपका परिवार बेहद उम्दा होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे, प्रश्नों की संख्या होगी पूरे 30 यानी 30 क्वेश्चंस, साइकोलॉजी, पेडागोलॉजी प्लस कॉन्सेप्ट देखेंगे और आपके दिमाग को चेक करने वाले हैं। तो हर बहन हर भाई को सैल्यूट है और अच्छी तरीके से एक बात कहनी है कि एक जगह बैठ जाइए, कंसंट्रेशन के साथ, जल्दबाजी नहीं करनी है और क्वेश्चंस को उड़ाना स्टार्ट कर दीजिएगा। अपना स्टेट हमें जरूर लिखें। बहुत बढ़िया, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिएगा। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है? अब सामाजिकरण से तात्पर्य आपको बताना है कि भाई शिक्षा के संदर्भ में क्या हो सकता है। ये बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि दो ऑप्शन इनमें सही लग सकता है। तो बच्चा कहीं ना कहीं 50% एक ऑप्शन पे चला जाता है, 50% दूसरे ऑप्शन पर चला जाता है। तो आज एक बार अगर देख लेंगे तो आगे कभी गलत नहीं होगा। देखिएगा, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों को सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना। देखिए, कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन नंबर डी भी सकारात्मक है, ऑप्शन नंबर ए भी सकारात्मक है, ऑप्शन नंबर बी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लग रहा है। लेकिन हमें यह देखना है कि सबसे बेस्ट आंसर पेडागोजी के हिसाब से कौन सा हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से यह तात्पर्य है कि जो आपका एनवायरमेंट है, सोशल एनवायरमेंट है, उसके साथ आपका समायोजन, उसके साथ आपका बैलेंस कितना है गाइस, ठीक है ना। अभी हम बी ऑप्शन क्यों नहीं कर सकते? देखो, बी ऑप्शन भी चैट बॉक्स में आ रहा कमेंट में, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक निगेटिव वर्ड लगा है सदैव। हमें क्या अच्छी चीज अगर हम अनुपालन करते हैं तो चलो ठीक है, लेकिन क्या गलत चीज भी अगर समाज में है तो हमें उसका साथ देना चाहिए? आप बताओ, अपने से पूछो। नहीं ना, तो सदैव नहीं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, अपने नियम नहीं बनाएंगे जिससे कोई दूसरा यहां पर अरुचि उत्पन्न हो, और समाज में बड़ों का सम्मान करने से बेस्ट तो आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अच्छा, एक और परिभाषा आती है कि एच.एम. जॉनसन ने कहा था कि सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं को निभाने योग्य बनाती है। क्या सर जी? सामाजिक भूमिकाओं को निभाने योग्य बनाती है समाज में रहने वाले लोगों के बीच में, एक जॉनसन ने परिभाषा दी थी। खैर, यहां पर बात करें क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को लगभग एक और बार कराया है और हमने आपसे कहा है कि इस क्वेश्चन के आज हमने लिए हैं क्या, ऑप्शंस चेंज लिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो धैर्य एवं लगन हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है, पढ़ाने में उत्सुकता से बेस्ट क्या है? धैर्य होना चाहिए एक टीचर में, कि वो अपनी शिक्षण विधि को कैसे हैंडल करे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या है, ये भी सही लग रहा है, लेकिन वेस्ट आंसर क्या होगा? हर टीचर को ज्ञान होता है। अच्छा, टीचर ऐसे ही थोड़ी ना बन जाता है, विधि का ज्ञान होगा, क्षमता होगी, उत्सुकता होगी, लेकिन धैर्य और लगन किसमें है? ये बहुत बड़ी बात है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे यहां पर। देखिएगा, हर बहन हर भाई सुबह 11 से लेकर रात के 11 बजे तक क्लासेस स्टार्ट रहती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, सुबह की 11 बजे की क्लास है, 2 बजे की क्लास है, और जो है जल्द ही 4 बजे की क्लास आने वाली है। इसके अलावा 8 बजे आपको यहाँ पर सभी बच्चे हजारों की संख्या में रात के 8 बजे मिलते हैं, और रात के 10 बजे भी हजारों बच्चे आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे बेस्ट है? तो मेरा परिवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। मेरा परिवार क्यों हो जाएगा? क्योंकि बच्चा छोटा होता है और परिवार जो अगर चैप्टर होगा तो बहुत ही अच्छी तरीके से लगन से पढ़ेगा, है ना। बोलेगा इसमें क्या है ना, इसमें क्या है, माता पिता की बात होगी, है ना, उसके भाई बहन की बात होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा ध्यान से, कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? एक ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब भी अब की बार आएगा क्वेश्चन, तो हमेशा, चाहे आप मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, यूपी से हो, उत्तराखंड से हो, किसी राज्य से हो, झारखंड वाले हो, चाहे सीजी टेट वाले हो, ठीक है ना, चाहे आप हिमाचल प्रदेश से हो, गुजरात महाराष्ट्र की बात कर लो, लेकिन हम सभी बच्चे जितने भी हैं बिहार वाले। लेकिन याद रखना कि जब भी अब की बार क्वेश्चन आएगा वो आपका ऐसा नहीं आएगा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था, तो अपना अपना राज्य,
अपने अपने राज्य में गूगल जरूर चेक करें कि आपके जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें पूरे भारत के परिदृश्य से ये क्वेश्चन है, पूरे भारत के परिदृश्य से ये क्वेश्चन है, तो राइट आंसर 1994 हो जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं है। लेकिन जब एक क्वेश्चन आया था उत्तराखंड में पूरे भारत के परिदृश्य से, सीटेट में भी आया था, उसमें 1998 माना गया था। लेकिन अब क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि यह क्वेश्चन विवादों में रहा था। राइट आंसर आपका 1994 हो जाएगा, यह भी याद रखिएगा, है ना। जी हां, सेंट्रल लेवल का क्वेश्चन है, अलग नहीं आपको जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का क्या उद्देश्य है? अच्छा नागरिक बनना, अच्छा नागरिक बनाना या नागरिक बनना, ठीक है, कुछ भी कह लो। ऐसे व्यक्ति का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, व्यवहारिकता का निर्माण करना, या उपरोक्त सभी। तो हमारे सामने कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ऑप्शन डी भी हमारा चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत अच्छे गाइज, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, फ्रोवेल ने निम्नलिखित में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया था? बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप किस तरीके से समझते हो इस क्वेश्चन को। अब यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गेंद का खेल। अब क्यों हो जाएगा? क्योंकि फ्रोवेल ने सबसे ज्यादा जो दिया था, दिमाग लगाया था, वो किस पर लगाया था? कौन सी विधि पर? खेल विधि पर दिमाग लगाया था। और खेल विधि में उन्होंने सबसे बेस्ट किसको माना था? गेंद का खेल माना था। क्या सर? गेंद का खेल माना था। तो इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है कि शिक्षण विधि में खेल विधि फ्रोवेल ने अपनाई, फ्रोवेल ने खेल विधि पर बल दिया है। और खेल कौन सा चुना? गेंद का खेल चुना। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। एक और क्वेश्चन बनता है कि यह बताइएगा किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? तो मिस्टर फ्रोवेल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फिलहाल ए के साथ चला जाएगा, गेंद के खेल के साथ। बहुत बढ़िया गाइस, उड़ाइए क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हर बहन हर भाई सैल्यूट है आप सभी को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 उठाइएगा। हाँ जी, 7 से लेकर 30 तक जो बच्चे अभी आए हैं, 7 से लेकर 30 तक एकदम फटाफट यहाँ पर रुक जाएंगे, बिल्कुल जैसे हैं वैसे। कोई भी काम करो, मुझे नहीं फर्क पड़ता है। वीडियो के लिए तो समय निकाल लो मेरे भाई। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। प्रयोगात्मक विधि की बात करें तो प्रयोगशाला से रिलेट करता है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। जुड ने दिया था नहीं, राइस ने दिया था नहीं, विलियम बुंट ने दिया था, बिल्कुल बात सही है। इनको प्रयोगात्मक विज्ञान का प्रयोगशाला इन्होंने ही सबसे पहले, अगर हम बात करें 1879 की शायद बात थी और जर्मनी की बात थी और विलियम बुंट थे इनका नाम था और जर्मनी का शहर था लिप्सिंग शहर। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। और भारत में सबसे पहले प्रयोगशाला जो हुई थी वो हुई थी आपके डॉक्टर सेन गुप्ता की बात थी और 1916 में भारत में पहली प्रयोगशाला स्थापित हुई थी कलकत्ता में। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, इलाहाबाद का भी नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? आत्म केंद्रित, बिल्कुल आत्म केंद्रित होना चाहिए, सजीवतावाद होना चाहिए, यथार्थवाद होना चाहिए, व्यक्तिकवाद क्या होना चाहिए? नहीं, व्यक्तिकवाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो, यथार्थता होना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और सजीवता, कहीं ना कहीं चिंतन में सजीवता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल्पना और सजीवता, कल्पना तब हम करते हैं, तर्क वितर्क तब करते हैं जब कोई समस्या हमारे पास आती है और समस्या कहीं ना कहीं दूसरे से जुड़ी होगी और वो कहीं ना कहीं हमें सजीव रूप में लेने में कैपेसिटी होनी चाहिए हमारे अंदर। आत्म केंद्रित तो बहुत ही सबसे बड़ा रूल तो आत्म केंद्रित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमसे पूछा था नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे गाइस, बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा गाइस। ऑप्शन नंबर यहां पर ऑप्शन नंबर 4 दिए हैं, कह रहा पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? देखो, पियाजे के अनुसार गाइस अगर ध्यान दें तो पियाजे की बात करें तो संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था? तो पियाजे ने दिया था। ठीक है, कहां के वैज्ञानिक थे? SWT, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। और इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं? इसी सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं और इसी सिद्धांत को हम कहते हैं अवस्था का सिद्धांत। ठीक है, यानी इनका एक ही मकसद था कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे बच्चा का विकास होता है। कुल मिलाकर वाइगोस्की आए तो उन्होंने कहा नहीं साहब, ऐसे नहीं होता है, समाज के द्वारा होता है। तो इसमें क्या था? सामाजिक अनुभव नहीं करेगा, क्योंकि सामाजिक अनुभव की कोई बात नहीं है पियाजे के सिद्धांत में। ये तो हमारे वाइगोस्की के साहब के सिद्धांत में है, जिसको हम ZPD का सिद्धांत, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत कहते हैं। फिलहाल ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा, आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है गाइस, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। अगर मैं कहूं कि बुद्धि क्या है तो मैं कह सकता हूं बुद्धि अमूर्त होती है। 1885 में गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग करा। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं कि बुद्धि को थॉर्नडाइक ने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि में। ठीक है, अगर हम कहें कि यहां पर कौन सा बुद्धि से अभिप्राय नहीं है, पर्यावरण का पुनः निर्माण करना, बिल्कुल हो सकता है। केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से सोचना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। अब देखो, व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है तो मैंने कहा था एक ही ट्रिक है, नहीं के लिए आपको निगेटिव वाला ऐसा ऑप्शन चुनना पड़ेगा। तो आपको कुछ निगेटिव लग रहा है, हमने आपसे कहा कंडीशंस के वर्ड निगेटिव होते हैं 99%। केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, बाद बाकी कहां गए, बाद बाकी कहां गए मेरे भाई। तो सिंपल सी बात यह है कि केवल वर्ड निगेटिव जाएगा और यह बताता है केवल अपने विषय में, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए मेरे भाई। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छी तरीके से किताबों में क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही वायरल रहता है। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कोई भी नाराज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हम आपसे हो सकते हैं, आप हमसे हो सकते हैं। यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए और सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह क्या है? संवेगात्मक विकास से सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक या शारीरिक। तो गाइज यहां पर बात करेंगे, ये नाराज होना, सिंपल सी बात है कि कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर आसान नहीं होता है। सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, चाहे सही समय हो या उद्देश्य के लिए, नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है आपका इमोशन से, संवेगात्मक विकास से हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संवेगात्मक विकास के तहत हम आपको बताएं कि किसने दिया है, विलियम मैकडूगल जनक कहे जाते हैं। 14 मूल प्रवृत्तियां दी हैं। सामाजिक विकास के लिए जाने जाते हैं आपके कौन जाने जाते हैं, वाइगोस्की जाने जाते हैं। और संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं पियाजे महोदय। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वापस को स्क्रीन को हम बड़ा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तो बहुत छोटा क्वेश्चन ले लिया सर जी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक उदाहरण है, किसका एक लक्षण है। मैं आपसे ट्रिक भी बताना चाहूंगा, जो बच्चे यहां पर गलत कर रहे हैं। देखना, बहुत सारे बच्चों को मैंने पहले से सिखाया है या बहुत सारे बच्चों ने पहले से सीखा हुआ है कहीं से, कोई बात नहीं, मैटर नहीं करता है, बस आपको क्वेश्चन नहीं एग्जाम में गलत होना चाहिए। लेकिन सर जी बहुत सारे बच्चों का आप देख रहे हो, खुद ही देख रहे होंगे, गलत आ रहा है। लेकिन क्या है, अब हम आपको ट्रिक बताते हैं। देखो, विकृत लिखावट आप लिखोगे कैसे, कैसे लिखोगे? अच्छा, लिखोगे एक, आप अगर आपको मैं आपसे कहूं कि ग्राफ आपको बनाना है, ग्राफ आपको बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप बोलकर बनाओगे या लिखकर बनाओगे? तो सिंपल सी बात है, जिसमें ग्राफ वर्ड आ जाए वही आपको लिखने वाली बात लगा देनी है। अगर आपका लिखावट में आप अक्षम है, लिखावट संबंधी आपका विकार है या बच्चे का विकार है, तो हम उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो हमने क्या बताई ट्रिक, लिखने से ही आपका ग्राफ बनेगा, तो वो ट्रिक हो गई। अच्छा, ये क्या है? ये होता है गणितीय संबंधी विकार होता है। क्या गणितीय संबंधी विकार होता है? ये कैलकुलेशन संबंधी विकार होता है। डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है पढ़ने संबंधी विकार होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। हाँ जी, और कमेंट में ये बताना है डिस्प्रेक्सिया क्या होता है। बहुत अच्छे गाइस, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिलहाल, डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। व्यक्तित्व एक वर्ड मैंने उठा लिया और मनोविज्ञान में बहुत ही ज्यादा प्रचलित वर्ड है। व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व कहीं ना कहीं पर्सनालिटी को हम इंडिकेट करते हैं। गाइस, अगर हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति को, बंदे को मैंने देखा सामने से और मैंने कहा उसकी पर्सनालिटी, उसका बनाव गठाव अच्छा है, तो मैंने कह दिया बिल्कुल बहुत बढ़िया है। लेकिन मनोविज्ञान में इसका प्रयोग नहीं होता है। मनोविज्ञान में कहता है बाहर से भी अच्छा हो और अंदर से भी अच्छा हो। मनोविज्ञान में दोनों तरीके के ये गुण लिए जाते हैं। पर्सनालिटी शब्द पर्सोना से बना हुआ है, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है, यूनान परंपरा में मुखौटा शब्द के रूप में प्रयोग हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। मनोवैज्ञानिक, यहां पर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक संबंध से इसका संगठन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। राजनीति की कोई बात नहीं आती है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे।
आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, इस क्वेश्चन को मैंने रिपीट कराया है, देखिएगा। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, सामाजिक निर्भर। जो बच्चे नए हैं, जो पुराने हैं बच्चे, पुराने बच्चों का कोई गलत का आंसर आ गया तो समझ लीजिएगा बहुत गलत बात होगी। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, मैंने कहा आत्म केंद्रित का मतलब होता है अपने में मस्त। अपने में मस्त यानी अपनी बात को किसी दूसरे के सामने शेयर ना करना मेरे भाई। और अपनी बात अगर किसी को शेयर नहीं करोगे तो समाज में उसकी स्थिति ठीक नहीं होगी। मतलब समाज में ठीक का मतलब है समाज के साथ उसका मेल मिलाप ज्यादा नहीं रहता, वो दूर रहता है, उसके मित्र कम होंगे। आत्म केंद्रित व्यक्ति अपनी बात शेयर नहीं करेगा, वो अंतर्मुखी होगा, ठीक है, अंतर्मुखी होगा। और बहिर्मुखी के मित्र ज्यादा होते हैं, समाज में मेल मिलाप ज्यादा होता है, ये भी याद रखना, वो सभी को अपनी बात बता देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, उठाइए क्वेश्चन को गाइस, कह रहा है अपने ऊर्जा बल को, लिविडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाला व्यक्ति का प्रकार होता है। और सर जी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने अभी सर जी ऊपर बताया आपको कुछ क्वेश्चन और उसका सर जी यहां पर आपको रिप्लाई देना है उस वाले क्वेश्चन के ही हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 14 के हिसाब से 15 दे देना है, सिंपल सी बात है। हमने आपसे कहा अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करना, तो ज्ञानात्मक व्यक्ति हो जाएगी क्या, ज्ञानात्मक यहां डबल लिख गया है, ज्ञानात्मक व्यक्तित्व हो जाएगा, कलात्मक व्यक्तित्व हो जाएगा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व हो जाएगा, या धार्मिक व्यक्तित्व। सिंपल सी बात मेरे भाई ये है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अपनी बात को बाहर की ओर बहिर्मुखी व्यक्ति करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 गाइस, बहुत अच्छे गाइस, बेहतरीन गाइस, बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 16 में 4 विकल्प आपको दिखा देते हैं, ये रहे। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। मतलब जो अभ्यास होता है वो त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। सिंपल सी बात है, अगर आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन अभ्यास ना करो तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आने वाले 15 दिन में, आप 15 दिन बिल्कुल मैथ ना पढ़ो, 10 दिन 1 महीना बिल्कुल मैथ ना पढ़ो, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, आप कहीं ना कहीं त्रुटियां करोगे। और अभ्यास क्या करता है, त्रुटियों को कम करता है। यह विचार डॉट डॉट के द्वारा दिया गया, ये विचार दिया गया थॉर्नडाइक के द्वारा, जीन पियाजे, जीबी वॉटसन, लेव वाइगोस्की। तो सिंपल सी बात मेरे भाई ये है कि ये भाई त्रुटियों का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, और थॉर्नडाइक हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बात करते हैं कि भाई ये अवधारणा से संबंधित फैक्ट ये है कि थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया था, ठीक है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया था। इसी सिद्धांत को संयोजनवाद का सिद्धांत और इसी सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसी सिद्धांत को यस आर थ्योरी सिद्धांत भी कहते हैं। उद्दीपन और अनुक्रिया सिद्धांत बोले तो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि भाई ये कहाँ के वैज्ञानिक, यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे और बिल्ली पर प्रयोग करा, ठीक है। और जीन पियाजे के बारे में आप खूब अच्छी तरीके से जानते हो, संज्ञानात्मक विकास दिया, सामाजिक विकास दिया, और वॉटसन व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं। तो भैया ठोको लाइक इसी बात पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेहतरीन स्टडी प्लान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत बढ़िया, अच्छी तरीके से देखना है और 30 तक देखना है क्वेश्चन, ठीक है। बाद बाकी काम जो भी कर रहे हो करो, मुझे नहीं मतलब है, वीडियो के बाद आप कुछ भी करो, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? संवेगात्मक इमोशंस की बात कर रहा है गाइस। तुम मुझे एक चीज बताओ, संवेगात्मक सिद्धांत किसने दिया था? विलियम मैकडूगन ने। क्या दिया था? 14 मूल प्रवृत्तियां दी थी। कौन संबंधित है? याद करना नहीं, गतिक प्रकम्पन नहीं, विचार करना नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सहानुभूति क्या होता है? इमोशन से रिलेट करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे गाइस, बहुत बढ़िया, बेहतरीन गाइस, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 देखते हैं भाई क्या आ जाएगा। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है, क्या करता है? प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। हमसे कह रहा है ये आंतरिक बल है, एक आंतरिक बल है जो आंतरिक ही रूप से लगता है शरीर के अंदर की आवाज बोले तो देसी भाषा में। और वो बल क्या करता है? प्रोत्साहित करता है, आपको प्रोत्साहित करता है और आपको क्रिया करने के लिए बाध्य करता है। और क्रिया आप क्यों करते हो? क्योंकि आप में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं
लालच होता है, और लालच क्या है इस समय, आपको टेट एग्जाम को पास करके सरकारी सीट लेना, हर बहन हर भाई को, ठीक है, सरकारी विद्यालय में सरकारी सीट लेना। तो क्या होता है ये होता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के बल पर ही, हमारे मोटिवेशन और घर वालों के मोटिवेशन के बल पर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो और एक सरकारी सीट के लिए यहां पर बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको हम अभिप्रेरणा कहते हैं, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताएंगे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। आपको क्या सर जी मिलते हैं 10 सेकेंड मिलते हैं, जल्दी से बताएंगे। जी हाँ, देखिएगा, मैंने आपसे कहा अभिप्रेरणा के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आपकी आवश्यकताएं क्या है, किसके लिए इस्तेमाल करी जाती है, आपकी आवश्यकता क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरणा देना जरूरी है। और ये कब तक चलेगी, जब तक लक्ष्य आपका खत्म नहीं हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण भाग का नहीं है, त्रिकोण ट्रायंगल सिद्धांत का अनुपालन नहीं करता है, बताएंगे। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, जल्दी से कमेंट करेगा फटाफट। बहुत अच्छे गाइस, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत उम्दा, चलिएगा, बहुत अच्छे, बहुत तेजी से आप आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छे, बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, तो शैक्षिक उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन आपका शैक्षिक उद्देश्य एम होना चाहिए। मूल्यांकन की बात करें, एवोल्यूशन होना चाहिए, कहीं ना कहीं अधिगम अनुभव। यार बिल्कुल सिस्टम सीधी सी बात यह है कि अधिगम अनुभव अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं सिंपल सी बात, बिल्कुल चीजें अधूरी होंगी। लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये आपका मूल्यांकन का त्रिकोण भाग नहीं, शिक्षण का अधिगम इसमें काम नहीं करता है मूल्यांकन में। मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्य की, क्या उद्देश्य से मूल्यांकन हो रहा है बच्चे का, और अधिगम का अनुभव तो इंपॉर्टेंट है ना, कि किसके लिए हम कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, नेगेटिव के लिए नेगेटिव आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन को हमने परिभाषाओं से आपको याद कराया था। हाँ जी, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था, वुडवर्थ, रॉस, वाटसन, थॉर्नडाइक। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा था मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। रॉस महोदय ने इस चीज को कहा था, ठीक है, रॉस महोदय ने इस चीज को कहा था। क्वेश्चन नंबर 22, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था, बताएंगे फटाफट, बताएंगे फटाफट। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था, जल्दी से कमेंट करेंगे। कोठारी आयोग का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005 का, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000 का। मेरे भाई 22वां क्वेश्चन आपके लिए आंसर हो जाएगा 1986 के साथ राष्ट्रीय शैक्षिक योजना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है। क्या है सर जी, सेंट्रल जो है आपका कार्यक्रम है, और जिसे 1986 में देश के सभी प्राथमिक विद्यालय, किसके लिए है, अब याद रखना पॉइंट आ रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय के लिए लाया गया। प्राथमिक विद्यालय के लिए क्या हुआ, न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने के लिए जारी किया गया था। इस योजना में केंद्र सरकार स्कूल के उपकरण और भवनों के लिए धन उपलब्ध कराती है, राज्य सरकार जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से धन जुटाती है। जब क्वेश्चन में आए केंद्र सरकार क्यों क्या कराती है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में, हम भवनों के लिए शैक्षिक दृष्टि से आपको धन जुटाएगी, क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसमें, प्राथमिक विद्यालय में। और कब आया था, 1986 में। और याद रखना जब स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से पूछा जाए तो कौन सी, जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, बहुत अच्छे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ, 1986 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। अब देखो, प्रचलित योजना में नई जानकारी, कभी कभी इधर उधर टिक लग जाता है, टेंशन मत लेना, नहीं तो आप कहोगे सर जी वो आंसर नहीं था, ठीक है। तो आंसर क्या था ऊपर वाले क्वेश्चन का, 22 के क्वेश्चन का, 1986 में, ठीक है, 1986 वाला ऑप्शन था सी वाला। अगर हम बात करें 23वां, प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है, तो हम इस चीज को पियाजे के रूप में जानते थे, आत्मसातीकरण कहते हैं उस चीज को। हम प्रचलित योजना में नई जानकारी को ऐड करना हम आत्मसातीकरण कहते हैं। पियाजे का सिद्धांत
ध्यान देखिएगा, समझ में आ जाएगा। मैंने आज ही टेलीग्राम पर उसको फिर से लिंक प्रोसीड करी है आगे, ठीक है, बहुत अच्छे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आज तक का बेस्ट क्वेश्चन बनेगा कि जिस वक्र में हमने वक्र और सरल वक्र सही तरीके से पढ़ाए हैं, अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखा है, देखिए क्वेश्चन करना और हम आपको जो डिटेल क्लास पढ़ाते हैं, बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर आप डिटेल क्लास को देख लेते हैं 5 दिन नहीं लगेंगे, है ना, चाहोगे तो 5 घंटे में खत्म हो जाएंगी। 10-10 मिनट की क्लासेस हैं, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, सारी वीडियोस देख लेनी है 10-10 मिनट से, और सभी में ज़्यादातर ट्रिक का इस्तेमाल करा है। हर वीडियो आपको इंपॉर्टेंट तरीके से हमने फिगर से समझाई है, तो वो देख लोगे ना, तो आज जब 30 क्वेश्चन करने आए हो ना, तो 30 में आप 28 लेकर आ जाओगे, मेरा वादा है। और ये वादा नहीं, पूरा गारंटी है। मैं बिल्कुल साक्ष्य प्रमाणित करता हूं, और टेलीग्राम पर हर 6 महीने में सीटेट का रिजल्ट डालता हूं, स्टेट गवर्नमेंट का रिजल्ट डालता हूं आपके सामने, ठीक है, याद रखिएगा, अगला रिजल्ट आपका होगा उसमें। याद रखिएगा, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है उसे हम कहते हैं उन्नतोदर वक्र। मतलब क्या होता है, कहता है कि अगर सीखने में प्रारंभ में तेजी हो रही है बच्चे में, और फिर क्या हुआ, बाद में कह रहा है मंद हो जाती है, बाद में ये डाउन हो गई, तो हम इसको कहते हैं नकारात्मक वक्र। नकारात्मक वक्र का नाम होता है उन्नतोदर वक्र होता है, ठीक है, वक्र होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत अच्छे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अपना स्कोर, अपनी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए भैया मेरे, क्योंकि अगर आपका यहाँ पर होना बहुत इसलिए जरूरी है क्योंकि आप कल अगर सरकारी विद्यालय ले लेते हैं, सरकारी सीट ले लेते हैं, तो भाई तुम्हारा इंटरव्यू मैं कर दूंगा यहाँ पर, टेंशन मत लेना। इसीलिए तो नहीं सामने आ रहा हूँ, नहीं तो सामने पढ़ाने में जो सिंपल है ना, सामने में बहुत सिंपल है, आसान है पढ़ाने में यार मेरे भाई। बहुत मुझे एक्सपीरियंस है ऑफलाइन क्लासेस का पढ़ाने में, लेकिन मेरे भाई मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फेमस होने से पहले तुमको फेमस करना चाहता हूँ। सभी का इंटरव्यू होगा अगले आने वाले 1 साल में, सरकारी सीट आपको लेनी है, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा, विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, विशिष्ट बुद्धि का किया जाता है। बहुत सारे बच्चे सामान्य बुद्धि लगा रहे हैं, बहुत गलत बात है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, इतने सिंपल क्वेश्चन गलत करोगे। 26 की बात करेंगे। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था के बच्चे के अनुरूप बदलना है, परिवेश को परिवार के अनुरूप, बच्चे को परिवेश या बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना है। अब देखो याद रखिएगा, समावेशी शिक्षा ये मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा एनसीएफ 2005 की देन है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। कहा गया है किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या भाषाई क्षेत्र का बच्चा हो, एक छत के नीचे पढ़ेगा, समावेशी शिक्षा कहलाएगा। व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना ही कार्य होता है प्रमुख। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जी हाँ, बहुत अच्छे। अब देखो यहाँ पर कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी भी आ रहा है, कह रहा है, देखिएगा, अच्छा स्कूल भी लगा के देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना है। अब बच्चे को ही बदल देना है क्या, या व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है? भाई व्यवस्था को बदलेंगे बच्चे को देखकर, ना कि बच्चे को बदल देंगे व्यवस्था क्या हम वैसी रखेंगे? जो शिक्षण प्रणाली हम लेकर चले आए हैं, क्या हम वही पढ़ाते रहेंगे? माना कि एक शिक्षण विधि आपको समझ में नहीं आ रही तो हम बच्चे को बदल देंगे? नहीं ना। तो इसलिए याद रखिएगा, व्यवस्था को चेंज करना पड़ेगा बच्चे के अनुसार, ठीक है, जिसमें वो सही तरीके से मैनेज कर पाएगा, बैलेंस बना पाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, क्रोध व भय प्रकार हैं। क्रोध व भय प्रकार हैं अभिप्रेरणा का, संवेग का, परिकल्पना का या मूल प्रवृत्ति का। बहुत बढ़िया गाइस, ठोको लाइक, बहुत अच्छे गाइस। तो बात करेंगे यहां पर, बात करेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये क्रोध भय क्या होते हैं? इमोशंस की बात होती है। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत में विलियम मैकडूगल ने ये सिद्धांत दिया था, आप जानते हो, उसमें ये सब चीजें आती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, हम वीडियो के लास्ट एंडिंग पॉइंट पर है। बहुत बढ़िया, जाएंगे नहीं कहीं भी, अपना स्कोर जरूर हमें बताएं। 28, 29, 30 क्वेश्चन तक चलेंगे। बहुत अच्छे गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? कौन सा सीखने का क्षेत्र है? व्यावसायिक है, अनुभविक है, भावात्मक है, आध्यात्मिक है। सुबह 11 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम के 4 बजे ऐड होने वाली है क्लासेज। रात के 8 बजे लाखों बच्चे यहां पर बिल्कुल, अगर हम देखें कहां पर, इंस्टा से लेकर हजारों बच्चे, 1 लाख बच्चे लगभग होने वाले हैं। आप समझ रहे होंगे कहां पर, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर। यहां पर हैं आपके, अभी फिलहाल जब वीडियो बना रहा हूं 8 लाख से भी ज़्यादा बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वीडियोस जो प्रोवाइड होती हैं आपको हज़ारों बच्चों की तादाद में, और ये 5 दिन बाद ये वीडियोस लाखों में चली जाती हैं व्यूज़ में। तो आप समझ रहे होंगे कि इसलिए इंपॉर्टेंट तरीके से आप क्लास को मिस नहीं करेंगे। 8 बजे की क्लास रात के बहुत इंपॉर्टेंट, और रात के 10 बजे की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरे व्याख्यात्मक क्लास के तरीके से हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, जी हाँ, बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 राइट आंसर क्या चला जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है?
अनुभाविक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। आध्यात्मिक क्यों लगा रहे हो भैया? ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अनुभव से रिलेट करेंगे। 29 देखिएगा, 29 देखिएगा। हाँ जी, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है बताना है आपको। सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? जी हाँ, तो विद्यालय का मानसिक जो वातावरण रहेगा ना, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए से क्या बेस्ट आंसर हो सकता है? मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अधिक महत्वपूर्ण क्या है? विद्यालय का वातावरण, एनवायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। और अध्यापक की भूमिका बच्चे के प्रति क्या है, वो इंपॉर्टेंट बनती है। तो मेरे भाई डी आंसर इतना अच्छा आंसर है कि ऑप्शन नंबर बाद बाकी के 3 तो बिल्कुल उड़ जाएंगे उसके सामने। तो डी आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। जब बच्चा, बहुत अच्छे गाइस, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, लगा दीजिएगा, ठोक दीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे। तो बात करेंगे जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है, तो इस बात का संकेत है कि बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। संभवतः एक कार्य आंतरिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। बताएं। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? हमारे ऑप्शन नंबर, ये तो निगेटिव हो गए, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, निगेटिव हो गया। संभवतः एक कार्य आंतरिक रूप से बार बार हो रहा है। देखो जब भी बच्चा को एक ऐसा टास्क नहीं मिलता है, सृजनशील बालक हो या चाहे कैसा भी बालक हो, तो अगर वो सिंपल कार्य लग रहा है तो ऊब जाएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चा अगर ऊब रहा है तो क्या होगा? आंतरिक रूप से बार बार क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं संकेत का कारण बन रहा है। वो कहीं ना कहीं उस कार्य को पसंद नहीं करता है जो उसके आंखों के सामने बार बार आ चुका है। ठीक है, बात करेंगे साइकोलॉजी के 35 क्वेश्चंस। ये 35 क्वेश्चंस आपके एग्जाम को बहुत कुछ तय कर देंगे, इसलिए एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से देख लीजिएगा। हर बहन हर भाई पहला क्वेश्चन देखेगा कि सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस को पहले ही गलत कर देंगे, लेकिन जरूरी ये नहीं है कि भाई यहां गलत करते हो चलेगा, लेकिन एग्जाम में नहीं होना चाहिए। देखो मित्रों के द्वारा उपहास उड़ाना, मित्रों के साथ सतह लिख दिया है, समय बर्बाद करना, मीन मेक निकालना बंद करना या उपयुक्त सभी। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ट्रेंड करता है। हर बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर लगभग 99% जो है उपरोक्त सभी लगा देता है। अब क्यों लगा देता है भाई? देखिएगा यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा था ये नहीं हमने पढ़ा। सकारात्मक दंड का मतलब होता है कि उसको प्रेरित करना। भाई नकारात्मक दंड, सकारात्मक दंड 2 प्रकार के होते हैं। अगर सकारात्मक दंड दे रहे हैं तो हम मार थोड़ी ना रहे उसको। सकारात्मक दंड का मतलब है यहां पर कि बच्चे को प्रेरित करना, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। और नकारात्मक दंड में क्या आ जाता है? इसमें प्रेरित करना आता है, सकारात्मक में इसमें प्रशंसा करना आता है, इसमें छोटे मोटे पुरस्कार आ जाते हैं, है ना। और नकारात्मक दंड में क्या आ जाता है? शारीरिक दंड देना, ठीक है, डंडे से मारना, इस तरीके के। तो मित्रों के द्वारा उपहास आपका हो जाएगा राइट आंसर। मित्रों के साथ समय बर्बाद करना कोई दंड से मतलब नहीं, मीन में निकालना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर 2 की बात करेंगे, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है पहला वाला जो आप बहुत नजरअंदाज करते हैं इस चीज को, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरण एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने के लिए जो है सहायता करता है, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। हमसे कह रहा था अभिप्रेरण, मोटिवेशन। अरे यार ये बताओ, सिंपल सी बात है, हमसे पूछा है नहीं है। हमारा सिंपल सी बात है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो है लक्ष्य की ओर ले जाता है। बिल्कुल बात सही है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन, हम किसी को मोटिवेट करते हैं। आवश्यकता नहीं होगी तो भाई हम किसके लिए काम करेंगे, किसके लिए मोटिवेट रहेंगे? मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करता है, बिल्कुल ये तीनों नहीं हो सकते। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि यही नहीं के लिए हमें निगेटिव लगाना पड़ता है अप्रिय स्थिति से, जबकि होना कैसा चाहिए? प्रिय स्थिति से। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हर बहन हर भाई कोई भी स्टेट से है, राष्ट्र हित में चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका अपना परिवार है, कोई हमारा अपना परिवार नहीं है गाइस। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3, आपके एक मोटिवेशन अंदर से होना चाहिए, एक जगना चाहिए। क्या है हमारा मोटिव? है आपको
सरकारी सीट दिलाना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कार्य नहीं करेगा। गाइस ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है सर जी, विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कार्य नहीं करेगा। ये आपके लिए है, अगर आप विद्यालय में शिक्षक या शिक्षिका है, कोई बहन हमारी वीडियो देख रही है, कोई भाई हमारा वीडियो देख रहा है, उसके लिए है। अब देखो, शिक्षक बन के जाते हो, आप क्या नहीं करोगे, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करना, है ना, ये हो सकता है ना, संवेगात्मक स्थिर लाने का प्रयास करना, ये भी सकारात्मक में जाएगा, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, ये भी जाएगा, लेकिन राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा, यानी कठोर दंड नहीं देना है, क्योंकि नहीं के लिए हमें निगेटिव आंसर लगाना है, तो नहीं के लिए निगेटिव आंसर ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हम क्या नहीं करेंगे, हम दंड नहीं देंगे। बहुत बढ़िया बात करेंगे सर जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। बहुत अच्छे, यहां पर माफी चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। अब देखो, समेकित शिक्षा दी जाती है, उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए। तो भाई, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण में, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मक के साथ शिक्षण। भैया गाइस धुआं धुआं करिएगा। देखो, ये तो सारे आंसर गलत हो गए, तो ये भी गलत हो गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्योंकि भाई, अगर आपको प्रशिक्षित करना है, शिक्षक को प्रशिक्षित करना है, तो भाई पहचान करनी बहुत जरूरी है कि बच्चा किसमें कमजोर है, उसकी समस्या का निदान बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जी हां सर जी, सुपर फास्ट वीडियो देख रहे हैं आप, यहां पर वीडियो थमती नहीं है, सुबह 11 से लेकर रात के 11 बजे तक यहां पर वीडियो नहीं थमती, इसलिए हर बहन हर भाई सब्सक्राइब कर लेगा। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। आज तक का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन, पहले भी मैंने एक क्वेश्चन हमने कराया है इस तरीके का। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। औसत बुद्धि वाले बच्चे को, ग्रामीण बच्चे को, अध्ययनशील बच्चे को, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। कुशाग्र बुद्धि में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, समस्या उसी को ज्यादा, अगर बहुत ही ज्यादा अगर जो है वैसा काम नहीं मिलेगा जिसमें बच्चा ऊब जाएगा, है ना, तो कुशाग्र बुद्धि वाला बच्चा एक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं समायोजन की समस्या का ज्यादा यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फेस करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। बाकी तो सामान्य की बात है, ग्रामीण की कोई बात ही नहीं है। अध्ययनशील बच्चे तो सभी हो सकते हैं, कुशाग्र भी हो सकता है, सामान्य भी आ सकता है। तो कुशाग्र बुद्धि वाला बच्चा कहीं ना कहीं समायोजन की समस्या को फेस करेगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। अंशिका एक लड़की है, अंशिका हर एक अध्याय को बहुत जल्दी सीख लेती है, लेकिन लीना सीखने में काफी समय लेती है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत है, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता का, या अंतः वैयक्तिक संबंध। भैया मेरे सिंपल सा क्वेश्चन आपसे मैं बताऊं कि अंशिका वही पाठ सीख लेती है और लीना वही पाठ देर में सीखती है। मतलब क्या है कि एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, ये अंशिका है, ये लीना है, और हम सभी जानते हैं अंशिका लीना से कुछ ना कुछ भिन्न है। अंशिका लीना से कुछ ना कुछ भिन्न है, और इस भिन्नता को हम कहते हैं वैयक्तिक विभिन्नता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चाहे एक गर्भ से 2 जुड़वा बच्चे ही क्यों ना पैदा हो, हमेशा उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, वही वैयक्तिक विभिन्नता होती है। क्वेश्चन नंबर 7, इस तरीके के इस वीडियो में 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा, और बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, इस बार भी मिलेगा। देखो, बहुबुद्धि से हमेशा क्वेश्चन आया है, बहुबुद्धि आ जाए चाहे बहुप्रतिभा आ जाए, यार बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप क्वेश्चन को कर पाते हो एग्जाम में या नहीं कर पाते हो। हम आज आपको बता देते हैं बहुबुद्धि के 1-2 क्वेश्चन हम ट्रिक से बता देते हैं। अगर आपसे ये कहे कि कौन सी आलोचना है, हमेशा आलोचना ही पूछता है वहां पर ज्यादातर। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बहुप्रतिभा का मतलब है बहुबुद्धि या बहुप्रतिभा सिद्धांत एक ही चीज है, ठीक है, सिद्धांत की आलोचना है। बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न प्रतिभाएं हैं। बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं, तो ये तो सही है, यह आलोचना नहीं है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर अधिक बल देता है, यह भी सही है, यह भी आंसर नहीं हो सकता। यह अनुभव आधारित प्रमाणों पर आधारित नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल सही है, लेकिन राइट आंसर ऑप्शन नंबर
फर्स्ट चला जाएगा, क्योंकि एक कंडीशन की बात कर रहा है सर जी केवल। यही तो आपका आलोचना है। बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न प्रतिभाएं, ऐसा कुछ नहीं है। बात थी हावर्ड गार्डनर की, तो एक सिद्धांत आया था बुद्धि का, बहुबुद्धि सिद्धांत, और बुद्धि का क्या आया था, बहुप्रतिभा सिद्धांत। किसने दिया? हावर्ड गार्डनर ने, जिन्होंने कहा कि अनुभव आधारित प्रमाणों पर आधारित नहीं है। यह तो बात सही थी, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न प्रतिभाएं हैं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। एक और क्वेश्चन हम कराएंगे, उसमें आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। विकास शुरू होता है, विकास हमने कहा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक लिमिट है कि अनलिमिट है? मैंने कहा आपसे लिमिट की कोई बात ही नहीं है, यह तो हमेशा चलता रहता है। राइट आंसर, प्रसव पूर्व अवस्था के दौरान से स्टार्ट हो जाता है, बालक पेट में स्टार्ट होता है विकास, ठीक है। बालक यानी बच्चा जब पेट में होता है तभी हो जाता है स्टार्ट उसका विकास, ठीक है। और बाहर यानी अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में आप जब विकास की बात करते हो तो एनवायरनमेंट और साथ में मिल जाता है, एनवायरनमेंट और साथ में मिलता है तो और गति से विकास स्टार्ट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा पूछे कौन सी अवस्था में होता है, तो वो शैशवावस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? भैया हमने कल आपसे कहा था, एक ट्रिक वाली वीडियो मैंने आपको बनाई थी, डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो, हमने व्याख्यात्मक वीडियो कराई थी, उसमें कहा हमने कि हम सारी पुस्तकें कराएंगे। हमने कल कराई, आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पे दी है। अब सर जी हमने आपसे कहा कि एडोलसेंस एक पुस्तक थी, उसमें कहा गया था कि किसने लिखा था, तो वो लिखा था आपका, किसने लिखा था? स्टेनले हॉल ने। तो ये भैया किशोरावस्था की बात करी थी, कहा था स्टेनले हॉल साहब ने कि किशोरावस्था बड़े ही तनाव और तूफान की अवस्था है, इसीलिए अत्यधिक दबाव और तनाव का काल किशोरावस्था को कहा जाता है। बच्चा बड़ा ही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार भी रहता है और अपनी नौकरी और अपने कैरियर के बारे में बड़ा ही संवेदनशील और चिंताजनक की स्थिति में रहता है, ठीक है। एज की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 12 से 18 साल की बात होती है, ठीक है। और अगर इसके पहले की बात करें तो 5 से 12 साल की रहती है एज हमारी बाल्यावस्था की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 10वां, सीखने के वक्र कैसे हैं? सीखने की प्रगति के सूचक हैं या सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, सीखने की रचनात्मक के सूचक हैं? देखिएगा, सीखने के वक्र जो होते हैं कि हमने स्कूल में क्या पढ़ा है, वक्र अगर हमने अच्छी गति करी है, पढ़ने में हम ठीक हैं और हमारा रिजल्ट अच्छा जा रहा है तो वक्र उठेगा। अगर हमारा रिजल्ट अगले साल के अपेक्षा अगले साल कम हो गया तो हमारा वक्र गिरेगा। तो ये क्या बताता है? ये प्रगति के सूचक हैं, ठीक है। जैसी जैसी हमारी प्रगति होगी उठता जाएगा, घटेगा और यहां पर नीचे आता जाएगा, ठीक है। तो ये प्रगति के सूचक होते हैं, या तो उठेगा या तो फाई गिरेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। अब देखिएगा यहां पर बात कर रहा है सर जी विकास के बारे में कौन सा संभव नहीं है। आपके दिमाग को चेक करेगा कि आपका दिमाग इस क्वेश्चन के लिए क्या कहता है, कितना आपके अंदर टैलेंट है। सुनेगा भैया, हर बहन हर भाई इस वीडियो को अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 को करें। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन संभव है, संभव नहीं है? कथन संभव नहीं है, कथन नहीं संभव है या कथन संभव नहीं है। अब देखो यहां पर नकारात्मक लगाना है आपको, इसमें 2 ऑप्शन नकारात्मक मिल सकते हैं। जैसे विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये तो हम नहीं, यहां पर संभव की बात करी। एक और बात याद रखना, हमसे ये नहीं कहा नहीं होता है या नहीं हो सकता है या संभव है, कुछ कुछ हो सकता है, संभव है ना। अब देखिएगा, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, सही बात है, ये तो आंसर हो नहीं सकता। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद में धीमा हो जाता है, ये भी नहीं हो सकता। तो बिल्कुल बात सही है, शैशवावस्था में और तेज होता है, किशोरावस्था तक यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ज्यादा होता रहता है, बाद में धीमा हो जाता है। बिल्कुल बात सही है ना। तो कहीं ना कहीं राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है। ऐसा कहीं आपने सुना है किताब में? क्या वो आगे की तरफ बढ़ेगा फिर वो जो है पीछे की तरफ बढ़ जाएगा? ऐसा कहीं होता है? नहीं होता। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा, यही संभव नहीं है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12वां बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है मध्य बचपन की अवधि क्या है?
ध्यान दीजिएगा सर जी, मध्य बचपन की आपसे पूछ रहा है अवधि, मध्य बचपन की साहब अवधि आपसे पूछ रहा है, जन्म से 2 वर्ष। उड़ाइए इस क्वेश्चन को, जन्म से 2 वर्ष की बात करते हैं सर जी, तो आप कहते हो ना सर जी ये शैशवावस्था में शैशव काल आ जाएगा। शैशवावस्था की एज की बात करें 0 to 5 होती है, 5 to 12 की बात करें तो ये बाल्यावस्था होती है, और 12 से 18 की बात करें तो किशोरावस्था होती है। ठीक है, लेकिन राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 6 से 11 चला जाएगा। 6 वर्ष से 11 वर्ष जो है मध्य बचपन की अवस्था होती है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। बहुत अच्छे गाइस, बहुत बढ़िया। अब देखो बहुबुद्धि की प्रतिभा का हमने एक क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर शायद 7वां था। हम देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर से कह रहा है आलोचना आपको बतानी है और फिर से सही तरीके से समझ लेना, नहीं तो आप फिर गलत करोगे। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। अब कह रहा है देखो बहुबुद्धि सिद्धांत हमने बताया किसने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती हैं। ये सही है, बिल्कुल सही है, ये नहीं आंसर हो सकता, ये आलोचना नहीं है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती हैं, ये भी आपका नहीं हो सकता है। यहां पर आलोचना की बात करिए, और आलोचना में हमने ऐसे वर्ड आपको बताए थे जिसमें केवल वर्ड आता है, जिसमें केवल वर्ड आता है। यह आनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं देती हैं, ये भी आपको बताया था ऊपर वाले कि ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं, यही आंसर हो जाएगा, यही आलोचना है। ऑप्शन नंबर 13। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है, इसी यही आंसर हो जाएगा। मेरे भाई ये बिल्कुल नहीं है, और हमेशा ये क्वेश्चंस हमेशा ही आते हैं आपके बहुबुद्धि से, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, टर्मेन के अनुसार सामान्य बुद्धि लब्धि होती है। बहुत अच्छे गाइस, बहुत बढ़िया। तो बात करेंगे साहब यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। टर्मेन के अनुसार, टर्मेन के अनुसार सामान्य बुद्धि लब्धि है। हमने कही कि प्रतिभाशाली की बच्चे की बुद्धि लब्धि टर्मेन के अनुसार कितनी है, 140 प्लस होगी। तो यहां पर मैं लगा दूंगा 90 से 110 का जो रेंज होगा वो मैं लगा दूंगा सामान्य बुद्धि का। ठीक है, फिलहाल ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन है। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन है गाइस, बहुत बढ़िया, जॉन डब्ल्यू वेस्ट है, विटनी है, स्टीफन एम कोरे साहब है, या फिर किलपैट्रिक साहब है। बताएंगे साहब क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन है। तो भैया मेरे जॉन डब्ल्यू वेस्ट तो होंगे नहीं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। स्टीफन एम कोरे साहब क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक हो जाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना है और स्क्रीनशॉट भी लेना है इस वीडियो का, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी लेना है। जी हाँ, स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिएगा और फटाफट चलते हैं आगे के क्वेश्चंस पर। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा गाइज, यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब ये रहेगा थोड़ा सा आपके ऊपर। ये कह रहा है कि एक शिक्षिका के बारे में क्वेश्चंस ले रहा है। जितनी भी बहनें भी वीडियो देख रही हैं, क्वेश्चन गलत नहीं करना है। देखिएगा, शिक्षार्थियों यानी अधिगमकर्ता, अधिगमकर्ता की बात होती है शिक्षार्थी की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। व्यक्तिक विभिन्नता का मतलब क्या होता है, बच्चों की अलग अलग यहाँ पर जो अपने समाज से आए हुए हैं उनका अलग जो दिमाग होगा, है ना, उनका एक दूसरे से भिन्न कितने हैं, वो ऐसे समझो देसी भाषा में कि एक बच्चा दूसरे से कितना भिन्न है, वही व्यक्तिक विभिन्नता है। ठीक है, अब शिक्षिका को चाहिए, क्या चाहिए, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, जो है बात करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अधिकतर का वर्ड निगेटिव होता है, यानी एल्गोरिदम की बात कर रहा है। अब देखो निगमनात्मक की बात कर रहा है, यहां पर कह रहा है सर जी रूल टू एग्जाम्पल। तो यार सबसे बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं है। हम अगर किसी परिस्थिति को हम अधिगम के स्वरूप में उपलब्ध करा देते हैं, बच्चों को करके सीखने पर यहां पर बल देते हैं, तो बच्चा जल्दी सीखेगा यार, सिंपल सी बात है। तो विविध प्रकार के अधिगम को हम उपलब्ध कराएंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में राइट आंसर चला जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17वां। कह रहा है सर जी 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा किसने दी है मेरे भाई, मुर्रे ने दी है, एडलर साहब ने दी है, क्रो एंड क्रो ने दी है, या फिर जेबी वॉटसन ने दी है।
तो सिंपल सी बात है, क्रो एंड क्रो का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया गाइस, धुआं धुआं कर दिया आपने। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ बच्चों ने गलत दिया है और ये क्वेश्चन बहुत टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। कहा है 20वीं शताब्दी का बालक, जो कहा है किसने? क्रो एंड क्रो ने। एक और परिभाषा आती है, यह किसने कहा है कि अधिगम आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का ही अर्जन करना अधिगम है। सुनिएगा ध्यान से, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना ही जो है क्या है? अधिगम है। तो याद रखना, ये भी क्रो एंड क्रो ने कहा है और 20वीं शताब्दी का बालक की शताब्दी भी क्रो एंड क्रो ने कहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। जेबी वॉटसन कहे जाते हैं व्यवहारवाद के जनक, बिहेवियरिज्म पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं गाइस, बहुत बढ़िया, फोड़ दीजिएगा क्वेश्चन। अच्छी स्मृति, स्मृति का मतलब होता है कि चीजें आपको याद रहना, और इसमें अगर वी लगा देते हैं, विस्मृति का मतलब होता है जो चीजें आप भूल जाते हो। तो स्मृति में शीघ्र पुनः स्मरण, जो आपने पहले याद करके रखा है उसको आप स्मरण कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? बिल्कुल कर पाते हैं। शीघ्र पहचान, आपने देखा था कि मुझे मिला था मेले में मोनू, और मुझे यह लड़का पता है कि अगर 1 साल बाद मिलेगा तो मैं पहचान लूंगा कि ये मोनू ही होगा। बिल्कुल अच्छी धारणा आपके दिमाग में बस जाएगी कि हमने रूल्स पढ़ा है, ये है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे गाइस। मंद अधिगम करता, बहुत बढ़िया, फोड़िए क्वेश्चन, हर बहन हर भाई इस क्वेश्चन को फोड़िएगा। मंद अधिगम करता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, कहे जाते हैं, कह रहा शैक्षिक उपलब्धि कम हो जाती है। 4 का बच्चा है, कक्षा 4 का बच्चा है और वो कक्षा 3 का काम नहीं कर पा रहा है और प्रमोट होके 4 में पहुंच गया है, तो मैं कह दूंगा कि वो पिछड़ा बच्चा है, मंद अधिगम करता है, शैक्षिक उपलब्धि बहुत डाउन है। कारण क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता भी कारण हो सकता है, शिक्षण पद्धतियां भी कारण हो सकती हैं और उसका एनवायरमेंट भी कारण हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत बढ़िया गजब का, बहुत। आप देखो 20 से लेकर 35 तक आपको वो आनंद आएगा ना, मजा आ जाएगा, एकदम कह दोगे सर मजा आ गया। जी हाँ, एकदम से बस यही कहोगे। जैसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पढ़ाने की उत्सुकता, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। धैर्य व दृढ़ता, ये भी होना चाहिए। शिक्षा विधियों का ज्ञान, ये भी होना चाहिए। मानक भाषा का प्रयोग, बताओ चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं। मतलब बच्चे को मानक भाषा में पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल बात है। हो सकता है थोड़ा सा निगेटिव है लेकिन ले सकते हैं। लेकिन हमसे कह रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण धैर्य एवं दृढ़ता, धैर्य होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए बच्चे को पढ़ाने के लिए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। छोटी कक्षा का बात करा है, बच्चा इसमें रिपीट करते हैं वर्ड की, आखिर ये कैसे हुआ सर, ये कैसे हुआ, समझ में नहीं आ रहा, ये हुआ, तो उसको समझाते हैं लल्ला ऐसे हुआ, है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, जी हाँ, पढ़िएगा उड़ाइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। जी हाँ, बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन को कैसे सहमत हैं या फिर नहीं हैं, यह बताना है। पूर्णतः सहमत हैं, संभवतः असहमत हैं, असहमत हैं या फिर कुछ सीमा तक सहमत हैं। भैया मेरे, मैं तो बिल्कुल नहीं सहमत हूं, मैं तो सहमत ही नहीं हूं, असहमत हूं। मेरा क्या आंसर चला जाएगा? असहमत हूं, ऑप्शन नंबर सी। भाई मेरे अंदर मैं पैदा हुआ और जन्मजात कह रहा है सर, मैं पैदा हुआ, मैं अपनी बात कर रहा हूं धीरज द्विवेदी, मैं पैदा हुआ और मैं कह रहा हूं सर जी, मैं जैसे ही पैदा हुआ और मैंने कहा मम्मी मुझे प्रधानी का चुनाव लड़ना है, मुझे चुनाव लड़ना है, क्या मैं ये कह सकता हूं क्या मुझे समाज के बारे में ज्ञान है? नहीं है। इसलिए समाज के बारे में ज्ञान एज के हिसाब से और लोगों की अन्योन्य क्रियाओं से होता है, इसलिए हम प्रधानी नहीं लड़ सकते पैदा होने के साथ, इसलिए समाज के बारे में हमें ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, हाँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर चला जाएगा असहमत के साथ। 22 की बात करेंगे, बहुत अच्छे। छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? आप इसके लाभ बनाएंगे, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे। जी हाँ,
लाभ बताएंगे होगा, ठीक है। इसके लाभ बताएंगे, सहयोग भावना की कहानी सुनाएंगे, सहयोग ना करने वाले को दंडित करेंगे। छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे सर जी? इसमें कहीं ना कहीं सहयोग की बात करेंगे, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे। क्या ये हो जाएगा? बताओ आप, ये हो जाएगा भाई? एक शिक्षक के लिए काम की बात कर रहा है तो सर जी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल बात सही है। ये पता है किसके लिए आंसर था? शिक्षक और शिक्षक के बीच में आंसर था कि छात्रों में आप क्या करोगे, छात्रों में तो आप क्या करोगे, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां, बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां बहुमुखी हो जाती हैं, सुदृढ़ व सीमित हो जाती हैं, अनियमित दिशा में चली जाती हैं या पहले जैसी ही रहती हैं मेरे भाई। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? क्या चला जाएगा? जी हाँ, तो भैया कह रहे हैं कि वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां यहां पर बहुमुखी हो जाती हैं। बच्चों का आंसर आ रहा है भैया मेरे, बिल्कुल। क्योंकि भाई आप वृद्धि, आप बढ़ोगे, आपका विकास बढ़ेगा, आपकी एज बढ़ेगी, आपका शारीरिक अभिवृद्धि होगी, तो भाई विकास की रुचियां, अगर रुचियों की बात करेंगे तो वो बहुमुखी होंगी। बिल्कुल बात सही है। 24 नंबर बहुत अच्छे। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? भाई एम क्या हो रहा है शिक्षा का? आपका एम क्या है आप बताओ? आपका एम क्या है? आपका जो भी एम है मुझे नहीं पता, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से क्या एम होना चाहिए? अच्छा, आप एक शिक्षक हैं तो शिक्षक के तौर पे एक छात्र में क्या एम देखना चाहेंगे आप? छात्र धन कमा सके, ज्ञानार्जन कर सके, बेहतर जीवन के लिए सम्मान पा सके। तीनों ऑप्शन बेस्ट लग रहे हैं, चौथा तो निगेटिव बहुत ज्यादा लग रहा है। देखो अगर हम बात करेंगे, वैसे चौथा भी सही कर सकते हैं कि भाई अगर जॉब करेंगे तो भाई धन आ सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा ज्ञानार्जन कर सकें। ज्ञान का अर्जन इंपॉर्टेंट है, और ज्ञान का अर्जन इंपॉर्टेंट अगर हो गया तो ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं फ्री में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 मिल जाएगा यहां पर आपके स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया, उड़ाइए, जबरदस्त क्वेश्चन है। 25 से लेकर 35 तक चलेंगे और जबरदस्त क्वेश्चन हर बच्चा मुझे चाहिए स्क्रीन के कमेंट बॉक्स में। हर बच्चा, कायर नहीं हो मेरे भाई, इसलिए भागना मना है। 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 10 क्वेश्चन में जो भी बच्चा अभी आया है बिल्कुल ठहर जाए जैसा कि जैसा। 25 क्वेश्चन देखिएगा। एक बालक को संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है। एक बालक जो है संतुलन का, सुधरेपन का, स्वच्छता का, तो भाई ये बताओ रुचि का है, अभिवृत्ति का है, ये किसका सूचक है? ये प्रशंसा का है। तो भाई अगर स्वच्छता का है तो एक टीचर क्या करेगा? उसकी प्रशंसा करेगा। वो सुधर चुका है, उसकी प्रशंसा करेगा, संतुलित हो चुका है, प्रशंसा करेगा कहीं ना कहीं, और उसके माता पिता से भी कहेगा कि भाई आपका बच्चा पहले से बहुत सुधरा है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, बहुत अच्छे गाइस, बहुत बढ़िया। स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं। मरेगा, बहुत अच्छे। स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं डरपोक तथा संकोची, निर्भीक तथा स्वतंत्र, शांत तथा सक्रिय, सक्रिय तथा जिज्ञासु। बताएंगे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे कैसे होते हैं? शांत तथा सक्रिय बच्चे। मारे मेरे भाई, सक्रिय तथा जिज्ञासु नहीं हो पाएंगे क्या? बताओ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सबसे बेस्ट तो यही है। देखो जिज्ञासु होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कहते हैं सर, अरे सर बच्चे ये कहते हैं स्टार्टिंग में, स्वभाव से छोटे बच्चे कैसे होते हैं कि मुझे चांद चाहिए, मुझे चंदा मामा चाहिए तो चाहिए, है ना, मुझे कैसे भी दो मैं तो लूंगा। तो भाई जिज्ञासु होते हैं। भाई क्या करते हैं? पूछते हैं कि ये पापा ये चंदा मामा ये रात में ही क्यों निकलता है? बोले कि रात में ही निकलता है। सूरज दिन में ही क्यों निकलता है? तो भाई जिज्ञासु होते हैं। एक क्वेश्चन आपका खत्म हुआ, दूसरा फिर से आपका क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा वहीं से। तो भाई बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं जिज्ञासु होते हैं स्टार्टिंग से ही, और स्टार्टिंग से जिज्ञासु होना बहुत ही जरूरी है स्वभाव से, ठीक है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे कि छात्र उस शिक्षक को पसंद करता है जो, छात्र उस शिक्षक को पसंद करता है जो समस्याएं सुनता है, नाराज नहीं होता है, समय का पाबंद है या फिर सुंदर है। तो भाई छात्र किसको पसंद करेगा? समस्याएं को सुनना इंपॉर्टेंट है। अगर समस्याएं ही उसकी प्रॉब्लम कर रही हैं और समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है तो भाई वो कैसा शिक्षक हो जाएगा? तो भाई राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, या नाराज नहीं होता है? देखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। समस्याओं को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठोको लाइक भैया, बहुत जल्दी, बेहतरीन। सभी बंदे एक बार में साथ में लाइक कर देंगे। जी हां। क्वेश्चन नंबर 28, प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग
वर्ग है। मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि 0 to 5 की बात करते हैं तो शैशवावस्था की बात होती है, 5 to 12 की बात करते हैं किशोरा बाल्यावस्था की बात होती है, और 12 to यहाँ पर 18 की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 18 की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं किशोरावस्था, और 18 से 60 की बात करते हैं तो प्रौढ़ावस्था। लेकिन प्रौढ़ शिक्षा की बात करिए, प्रौढ़ावस्था की बात नहीं करिए। प्रौढ़ शिक्षा प्रौढ़ अवस्था दोनों में फर्क है मेरे भाई, तो इसलिए राइट आंसर यहां पर शिक्षा के लिए चला जाएगा। एक लिमिट समय तक की शिक्षा की बात कर रहे हैं सर जी, 15 से 35 वर्ष। यह क्वेश्चन सी टेट एग्जाम से लेकर अन्य टेट एग्जाम्स में हमेशा ट्रेंड करता है, इसलिए परेशान मत होना। 15 से 35 वर्ष आपको लगाना है जब भी क्वेश्चन में शिक्षा का जिक्र हो, ठीक है, जिक्र हो शिक्षा का, तो आपको डी ऑप्शन लगाना है। क्वेश्चन नंबर 29, समाज की उन्नति का मूल क्या है? समाज की उन्नति का मूल क्या है? बाल बालिका शिक्षा एक समान हो, बालिका शिक्षा को कम महत्व मिले, या फिर बालिका शिक्षा अलग विद्यालय में हो, केवल महिला अध्यापक हो। अब समाज की उन्नति का मूल उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं किसी भी डिफरेंस क्वालिटी की बात ना करें, यानी हम किसी में भेदभाव ना करें, चाहे वो धर्म जाति या जो है भाषाई क्षेत्र पर ही क्यों ना हो। लेकिन समाज की उन्नति का एक मूल अगर शिक्षा के तौर पर यह देखा गया है कि यह समाज ये कहता है कि बालक और बालिका एक समान हो और समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे, छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु, छोटे बच्चे यानी जिज्ञासु होते हैं, हमेशा याद रखना, उनकी ज्ञानेंद्रियों यानी वो ज्ञानेंद्रियों पर काम करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों की बात हुई हमारे यहाँ, ठीक है जी, हाँ जी, नाक कान त्वचा आंख, और क्या है एक और बताएंगे, फटाफट बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब देखिएगा, छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण करवाएंगे, वस्तु उठाने रखने का काम सौंपेंगे, उनको क्रियाशील रखेंगे, या कक्षा कक्ष में शांत बैठने के लिए कहेंगे। ये निगेटिव आंसर है। शांत बच्चों को बैठना एक निगेटिव आंसर की बात करता है, और अगर हम बात करें उनको क्रियाशील रखेंगे तो ये तो आंसर हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे। यानी बहुत अच्छे, अगर बच्चों से काम कुछ करवाया जाए तो बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और क्रियाशील रखेंगे तो बच्चा कहेगा कि सर कहीं ना कहीं हमें आगे ला रहे हैं, और बच्चे की जो है झिझक भी छूटेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 31 उठाइए, क्वेश्चन नंबर 31 और धुआं धुआं करिएगा। कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है, तो भैया ठोक दो लाइक, एकदम से ठोक दो, हाँ जी ठोक दो बिल्कुल लाइक। हमें कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, क्या नहीं पता? चैनल का जो बटन है ना सब्सक्राइब वाला, वो दबना चाहिए। जितना तुमको भूख प्यास लगी हो उस पे उतारो, वो दबना चाहिए। मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए। जी हाँ, नए बच्चे जितने भी हैं। कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है शांति में आवेष्टित शिक्षा। जी हाँ, कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, कक्षा में अपेक्षित जो है सहभागिता, या फिर शिक्षक छात्रों का आक्रामक व्यवहार। अब यार आक्रामक व्यवहार तो नहीं हम ले सकते ना। अब देखो, कक्षा कक्ष में जो है श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी ये है कि भाई अगर कहीं ना कहीं एक शिक्षक ये तय कर ले कि बच्चे में हम कैसे खेल विधि में, या बच्चे को किस तरीके से बिना दंड दिए हुए हम कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षा हम दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अनुशासन की कसौटी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एकदम से खरी उतरेगी, बहुत खरा मानक होगा। 32 की बात करेंगे, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अनौपचारिक शिक्षा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपके बाबा क्या, यानी इस समय अगर आपके बाबा हैं या नाना है या फिर कोई बुजुर्ग है, तो क्या उसका विकास नहीं हो रहा होगा? बिल्कुल हो रहा होगा, मरते दम तक होगा। लेकिन क्या वो शिक्षा ले रहे होंगे? अगर मैं आपसे पूछ दूं हाँ या ना, तो बिल्कुल ले रहे होंगे, हाँ होगा उसका आंसर। लेकिन क्या मैं आपसे पूछ दूं, क्या मैं विद्यालय की शिक्षा ले रहे होंगे आपके बुजुर्ग, या घर की शिक्षा ले रहे होंगे, या समाज की? तो वो कहेंगे कि विद्यालय की शिक्षा को छोड़ के और सभी शिक्षा ले रहे हैं। तो बस याद रखना है, औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, विद्यालय की शिक्षा होती है, एक नियत समय होता है, नियत स्थान होता है, ठीक है ना। और अनौपचारिक में कोई भी नियम नहीं है, कोई रूल्स नहीं है कि आपको इतने बजे आना है, इतने बजे लेनी है, कोई समय नहीं निर्धारण होता है। तो अनौपचारिक में कोई सीमा नहीं
होती है, कोई स्थान नहीं होता है, आप कभी भी ले सकते हो, कोई भी आयु में ले सकते हो। फर्क समझ गए? दो तरीके की होती हैं शिक्षाएं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक वो शिक्षा होती है जो स्कूल की शिक्षा लेता है एक बच्चा, यानी एक समय के अंदर के साथ साथ स्थान के अंदर, यानी भाई स्कूल होता है 7 से 12 का, तो 7 से 12 के अंदर एक नियत समय होता है और कहा इस जगह पर जाना है शिक्षा के लिए, तो वहीं आपके टीचर आएंगे, तो भैया वो क्या होता है, एक नियत स्थान भी होता है। और अनौपचारिक में ऐसा कुछ नहीं होता है, कभी भी ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है अध्यापक के भाषण से, उनके साथ विचार विमर्श करने से, पसंदीदा पुस्तक पढ़ाने से, समाचार पत्रिका पढ़ने से। तो ध्यान दीजिएगा, सामाजिक चेतना, सोशल की बात कर रहा है सर जी, तो सोशल हमारा है जुड़ा हुआ सामाजिक पत्रिका पढ़ाने से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, डी। बहुत अच्छे गाइस, बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 34, लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करेंगे? आप एक शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, दोनों के लिए बेहतरीन रहेगा। बताओ क्या करेंगे भैया? लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण आपको करवाना है। आपको 10 सेकंड मिलते हैं, जल्दी से फटाफट आंसर करिए। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, ठोक दो लाइक एकदम से, बहुत अच्छे। तो गाइस अगर हम बात करेंगे लंबे और कठिन शब्दों में, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। ऐसे शब्द बार बार बुलवाने की कोशिश करेंगे, शब्दों को खंड में बांटकर कोशिश करेंगे, मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द पहले बुलवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता है। क्योंकि ऐसे शब्द दो बार बार अगर बुलवाएंगे तभी तो हम चीजों को और उनको जो है दूसरे शब्द जैसे जैसे अगर समान लगे होंगे तो हम कहीं ना कहीं उनका बाद में हम प्रैक्टिस करवाएंगे, है ना? जी हाँ, तो पहले तो हमें खंड में बांटकर सिखाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, बहुत अच्छे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है, मतलब किसकी देन है? बहुत अच्छे बताएंगे। तो देखिएगा, कोठारी कमेटी, राधाकृष्णन आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मुदालियर आयोग। तो राइट आंसर चला जाएगा भैया राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अब भाई गला फट चुका है, तो भाई यह बता दो 35 में कौन बच्चा पूरी वीडियो देखा है? पूरी वीडियो कौन देखा है? और मुझे अपना स्कोर बताओ, अपना स्कोर बताओ। और मुझे कुछ नहीं पता, ये लाल बटन कैसे भी दब जाना चाहिए। नए बच्चे अपना स्टेट बताएं और भैया ठोक दो लाइक, बिल्कुल, हाँ जी, वही मेरी भाषा, ठोको लाइक। जी हाँ, ठोक दो लाइक एकदम से फटाफट। अपना स्कोर हर बहन हर भाई अपना स्कोर बताएं। और साथ ही साथ जो अभी आए हैं पूरी वीडियो स्टार्टिंग से देखें, पूरी वीडियो स्टार्टिंग से देखें। अपना स्कोर मुझे चाहिए तो चाहिए कि 35 में स्कोर क्या है, कुछ सीखने को मिला है, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल। मुस्कुराते रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा।